नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत। आज पीएम मोदी के साथ व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन और जेपी नड्डा करेंगे चुनावी जनसभा और रोड शो। ममता का धुआंधार प्रचार जारी। तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू एनडीए के लिए करेंगे प्रचार, तो स्टालिन ने चेन्नई के अनगर में किया प्रचार। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर फिर होगी बात। मुख्य वार्ताकारों के बीच वॉशिंगटन में 3 दिन तक होगा मंथन। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का सऊदी अरब दौरा। ऊर्जा और विदेश मंत्री के अलावा अपने समकक्ष से द्विपक्षीय संबंधों, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर की बात। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता पर संशय। ईरान ने हॉर्मुज़ की नाकेबंदी और अत्यधिक मांग के कारण वार्ता से किया इनकार। ट्रंप ने 3 विशेष दूत भेजने की कही बात। तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ली को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ली की ये पहली भारत यात्रा है। कल वे भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे।
तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत हुआ और ये उस स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस अवसर पर और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। और इसके बाद कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने और इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी भी मौजूद रहीं और ये तस्वीरें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग भारत के दौरे पर हैं और इस अवसर पर राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने राजघाट में मौजूद आगंतुक पुस्तिका पर अपने विचार भी अंकित किए और ये तस्वीरें राजघाट से जहां पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं आगंतुक पुस्तिका पर अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्रपति ली जे म्योंग को। तो बेहद महत्वपूर्ण दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भारत का ये दौरा व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए या फिर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट हो या फिर स्टार्टअप्स, व्यापार, कनेक्टिविटी, सभी लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोनों नेता कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, जन संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दे शामिल हैं। दोनों नेता पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार विमर्श करेंगे। ये राष्ट्रपति ली की पहली भारत यात्रा है। उनके साथ प्रथम महिला किम हे केयंग मौजूद हैं। साथ ही साथ मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यावसायिक प्रमुख सहित एक पूरा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल उनके साथ भारत के दौरे पर आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं के बीच सहमति पत्रों पर आदान प्रदान भी होगा और दोनों नेता संयुक्त प्रेस वार्ता भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ली भारत मंडपम में बिजनेस फोरम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो आज दौरे के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात भी करेंगे। तो चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध किस प्रकार से, इन संबंधों के अलग अलग आयाम हैं। तो भारत और कोरिया मजबूत होते हुए ये जो रिश्ते हैं भारत और कोरिया के बीच पुराने रिश्ते हैं और सभ्यतागत रिश्ते हैं। साथ ही साथ ऐतिहासिक संबंध है भारत और कोरिया के बीच। 1962 में काउंसिलर संबंध जो है यहाँ पर स्थापित हुए। फिर 1973 में देखा जाए तो राजनयिक संबंध कायम होते हुए नजर आए। लगातार ये संबंध जो हैं और ज्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। 1962 में काउंसिलर संबंध स्थापित हुए। 1973 में राजनयिक संबंध भारत और कोरिया के बीच में स्थापित हुए। उसके बाद साल 2010 में रणनीतिक साझेदारी
को का दर्जा मिला, भारत और कोरिया के संबंधों में रणनीतिक साझेदारी में नए आयाम जुड़ते हुए नजर आए। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोल की यात्रा ने इसे और भी ज्यादा खास बना दिया, क्योंकि स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में यहां पर संबंध जो हैं बदलते हुए नजर आए, संबंधों को नए आयाम मिले। फिर साल 2025 में विशेष दूतों का दौरा हुआ, जिसने इन संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ किया, कई क्षेत्रों में संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता आई। 2026 में डायलॉग और कंसल्टेशन का दौर चला और 2026 में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। विदेश मंत्री स्तर की जो बैठकें हुई, उन्होंने इन संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत किया। व्यापार और आर्थिक संबंध भी बहुत खास है। भारत और कोरिया के बीच जो मजबूत आर्थिक संबंध हैं, 2024-25 में 26.89 अरब डॉलर का व्यापार, जी हां, और 2030 तक 50 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य है इस व्यापार को। तो कोरिया भारत में 13वां सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है। जी हां, 13वां सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक है कोरिया भारत में, और 2000 से लेकर अब तक 6.91 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। 650 से अधिक कोरियाई कंपनियां भारत में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। 650 से अधिक कोरियाई कंपनियां जो हैं वो भारत में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। साथ साथ 6 कोरियाई बैंकों की 20 शाखाएं हैं जो कि भारत में कार्यरत है। रिलायंस और सैमसंग के बीच 3 अरब की डील हुई है और कोचीन शिपयार्ड और KSOE के बीच में एक समझौता हुआ, जो कि बेहद महत्वपूर्ण समझौता, और CEPA अपग्रेडेशन के 11 दौर अब तक पूरे हो चुके हैं। तो भारत और कोरिया के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो काफी मजबूत है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात कर लेते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी। जी हां, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे जोरों पर है। भाजपा के दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 4 रैलियां की और आज भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पूर्वी मेदिनीपुर के महेसादल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं दोपहर बाद मेदिनीपुर के एग्रा में रोड शो करेंगे। ये रोड शो एग्रा शारदा शशिभूषण कॉलेज से शुरू होगा और दीघा मोड़ तक होगा। इसके बाद नितिन नवीन का केशियारी में एक और रोड शो का कार्यक्रम है और ये केशियारी हाई स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर केशियारी सेंट्रल बस स्टैंड तक होगा। इससे पहले कल नितिन नवीन ने कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया। कल रायगंज में नितिन नवीन ने टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में अभी नहीं तो कभी नहीं की लड़ाई है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा आज बहरामपुर के बरवान में रोड शो करेंगे और ये रोड शो पंचटुपी नेताजी स्टैच्यू से शुरू होकर घोषपारा तक होगा। इसके बाद वे कांठी के पताशपुर पूर्व में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे विष्णुपुर के इंदास में रोड शो करेंगे, जो लावग्राम बाजार से शुरू होकर राधा माधवपुर बाजार तक चलेगा। और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कल पहली बार भवानीपुर में सामुदायिक जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुई। ममता ने भाजपा पर मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने और लोगों को धार्मिक एवं जातिगत आधार पर विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और निशाना साधा। निर्वाचन क्षेत्र के लेडीज पार्क में आयोजित बैठक में ममता ने चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव न के तानाशाही का बताया और
विभिन्न समुदायों के लोगों से विधानसभा चुनाव से पहले एकजुट रहने का आग्रह किया। उन्होंने हुगली और पूर्वी बर्धमान जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। ममता बनर्जी ने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी आज जनसभाओं और रोड शो में भी शामिल होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहता है और इस कड़ी में लोगों को सुरक्षा और आश्वासन देने और चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए उसने कई एक कदम उठाए हैं। इस प्रयास में चुनाव आयोग का नया फैसला लोगों में भरोसा बढ़ाने के लिए गेम चेंजर बन सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को केंद्रीय बलों के जवानों के लिए किराए पर बाइक लेने का आदेश दिए हैं, यानी बाइक वाहिनी बनाने के लिए कहा है। इस वाहिनी के जवान मतदाताओं को अराजक तत्वों की दहशत से मुक्त कराएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग ने गुरुवार को पहले चरण के मतदान से 48 घंटे पहले सभा और जमावड़े पर रोक लगा दी है। विशेष रूप से जिन इलाकों में SIR से लोगों के नाम हटे हैं, वहां अतिरिक्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान से 72 घंटे पहले ही सभी चुनावी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आईपैक के निदेशक ऋषिराज सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों के अनुसार ऋषिराज सिंह को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है। 2015 में स्थापित आईपैक कई राजनीतिक दलों को परामर्श देती है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस और डीएमके भी शामिल है। इस कंपनी पर जो है पैसों के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में सह निदेशक वरेश चंदेल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने करीब 50 करोड़ रुपए की अवैध रकम को हवाला चैनलों के जरिए खपाया है। और पश्चिम बंगाल में आईपैक मामले को लेकर भाजपा टीएमसी पर हमलावर है। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी गरीबों का पैसा लूटकर आईपैक जैसे संस्थानों को देती है। उन्होंने कहा कि आईपैक भ्रष्टाचार को बढ़ाकर पैसा कमाने का एक साधन बन चुका है। अब चुनाव हो गया, आईपैक क्या करेगा? आईपैक कर नहीं रहना चाहिए। हमास जैसा काम करता है। यहाँ राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ाता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर के पैसा कमाने का एक जरिया बन गया आईपैक। टीएमसी जो पैसा लूटता है यहाँ, ऐसे कुछ एजेंसी को पाल कर रखा है और इसीलिए गरीब लोग जनता की पैसा लूट करके आईपैक जैसा संस्था को पालते हैं, उनके लोगों को नौकरी देते हैं। और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज से 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। आज दोपहर में कोयम्बटूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वे होसुर जाएंगे और बाद में एक और जनसभा के लिए थल्ली जाएंगे। इसके बाद शाम में वे चेन्नई पहुंचने के बाद अवारी में रोड शो में भाग लेंगे, जहां वे सीधे लोगों और एनडीए समर्थकों से बातचीत करेंगे। और डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आज चेन्नई में रोड शो करेंगे। इसके पहले उन्होंने चेन्नई के अन्ना नगर टावर एरिया में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बात की। इस दौरान वलीवक्कम सीट से डीएमके उम्मीदवार कार्तिक मोहन ने डीएमके को जीत का भरोसा जताया। Tamil Nadu again is very with us. We are very confident that we're going to win 200 plus seats, and it's looking much better as the days progress. I think we're going to win more. We're very confident about that. Government, they've already reached the people. They're very happy. I've got overwhelming support from the people of Vilivakkam. Once the government is formed, which we're going to do on May 4th, you've seen our manifesto. We'll start implementing the manifesto from day one. And I can confidently tell you that the manifesto has been the hero of the campaign. People are very, very interested to know about the manifesto and how it's going to be implemented. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज नुवाराएलिया पहुंचे। यहां पर उपराष्ट्रपति भारतीय आवास परियोजना के तहत बनाए गए घरों का दौरा करेंगे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति भारतीय मूल के तमिल बागान श्रमिकों से भी बात करेंगे।
और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली में संस्कृत भारती के नवनिर्मित केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। ये भवन संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान, शोध एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रचार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। उद्घाटन से पूर्व शनिवार को 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। देश भर से आए लगभग 100 आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। उद्घाटन समारोह में आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि भवन का उद्घाटन एक सत्य संकल्प है और ये कार्य बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक जाएगा। जो कार्य है संस्कृत भारती का, उसका कार्यालय प्रणव नाम से अक्षय तृतीया के दिन उद्घाटित होना, ये अपने आप में हमको एक संदेश दे रहा है कि ये कार्य है वो एक सत्य संकल्प है, और सत्य संकल्प होने के नाते ये बढ़ते 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 अपनी पूर्णता की ओर ही जाएगा। इसका कभी क्षय नहीं है, और इसलिए हमारे उत्साह को ये कार्यक्रम द्विगुणित करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसव जयंती के मौके पर समाज सुधारक और दार्शनिक जगत गुरु बसवेश्वर के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने समाज के प्रति जगत गुरु बसवेश्वर के योगदान को याद करते हुए कहा कि एक न्यायपूर्ण समाज का उनका दृष्टिकोण और लोगों को सशक्त बनाने के उनके निरंतर प्रयास हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने जगत गुरु बसवेश्वर को उनकी कालजयी शिक्षाओं को नमन करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें अमेरिका के इंडिया हाउस में वसंत उत्सव मनाया गया है। जी हां, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ भारत के वसंत उत्सव की जीवंत भावना और रंगों का जश्न मनाकर बेहद खुशी हुई। क्वात्रा ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है और भारत अमेरिका साझेदारी का जीवंत सेतु बनता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने सऊदी अरब के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिति और परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। डोभाल कल रियाद पहुंचे और सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल खान और सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री सऊद अल सती ने उनका स्वागत किया। डोभाल ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान, ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल एबान से मुलाकात की। इन बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिति और परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। डोभाल की ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच संभवतः दूसरे दौर की चर्चा होगी। और गुवाहाटी में बीते दिन हुई बारिश के बाद शहर के कई एक इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हाटी गांव और अनिल नगर में गंभीर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और कई जगहों पर यातायात भी बाधित हो गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और सुरक्षित स्थानों पर रहें। राहत और बचाव दल को अलर्ट पर रखा गया है। साथ साथ बताया गया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। डीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीटी न्यूज। नमस्कार।